सेकेंड, कहीं ये हिल तो नहीं गया? नहीं, ठीक है। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जो लास्ट में क्या पढ़ा था हमने, एक बार ये बताओ टॉपिक। लास्ट में हमने गैस के कुछ लॉज थे, उनकी डेरिवेशन करी थी। उसमें से 3-4 हमने पढ़ लिए थे, 3-4 और हैं हमारे पास, तो वो और पढ़ने हैं। और इन लॉज में से किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे लिया जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम आपका नॉर्मल हो, IIT, PMT, नीट, ठीक है, इस साइड चले जाओ, या नेवी, एयरफोर्स, आर्मी उस साइड चले जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब, क्वेश्चन निकाल लेता है बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, कई बार देखा गया एग्जाम में, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, एक तो रहेगा हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसके बाद एक रहेगा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, क्लियर है, और एक रहेगा एवोगैड्रो लॉ। क्या है? एवोगैड्रो लॉ। तो 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं। इसने क्या दिया था आपने पता है, एवोगैड्रो ने एक नंबर दिया था 6.022 भी आ जाता है, 23 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसकी पावर चली जाती है 23। तो जब भी अगर एवोगैड्रो नंबर की बात हो तो आपको ये नंबर सोचना है पहले, उससे स्टेटमेंट ध्यान आ जाएगी। ये कहता है सिंपल सी बात कि चाहे कोई भी गैस है, अगर उसको हम इक्वल वॉल्यूम ले लें, इक्वल हाइड्रोजन, ठीक है, 1 लीटर हाइड्रोजन ले ली, 1 लीटर ऑक्सीजन, 1 लीटर नाइट्रोजन, कोई भी गैस हमने ले ली इक्वल अमाउंट में, और उनका टेम्परेचर और प्रेशर जो कंडीशंस है वो भी क्या कर दी, सेम, तो ये कह रहा है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे उसमें? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर। चीज समझ आ गई? बिल्कुल इजी सी बात है। यानी गैस की अगर क्वांटिटी हम सेम ले रहे हैं और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे उसको ले रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, सेम। क्लियर है? और ये उसने लिए थे 24.3 ml, कुछ इस लीटर के आसपास, वो देख लेना, केमिस्ट्री मिल जाएगा आपको, उतनी क्वांटिटी में ये थे, वो हम नहीं पढ़ रहे। स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये नहीं लिखेंगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन्स क्या, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आगे जो पार्ट आपने लिखना वो क्या है जरूरी, एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या आप यहां पे एक वर्ड यूज करोगे आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये नहीं कि टेम्परेचर T भी 100 है, प्रेशर भी 100 है, ये बात नहीं कर रहे हम। तीनों गैसेज के टेम्परेचर, मतलब जितने भी गैसेज ले रहे हैं उनके आइडेंटिकल होने चाहिए, उनका प्रेशर भी सेम होना चाहिए। क्लियर है? बोलो। इसका प्रूफ लेते हैं। हमने 2 गैस कंसीडर कर ली, गैस A और गैस B। अब बात करें गैस ली है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे या नहीं होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। तो पहले हम उसका नंबर लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N1, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N2, पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने लिया तो उस गैस में सिंगल पार्टिकल का मास m1, टोटल का क्या रहेगा
इधर सेकंड गैस है तो M2 और कैपिटल का टोटल का कैपिटल M2। क्लियर है। अगली बात क्या करनी है, प्रेशर P1 पर क्या वो आपको बराबर लेने हैं, तो दोनों को मैं क्या मान लूं, P के बराबर। दोनों का टेम्परेचर आपने क्या लेना है, इसका T1 होना था इसका, पर दोनों का क्या है सेम, तो T कंसीडर कर लिया। क्लियर है। वॉल्यूम भी आपने क्या लेनी है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सारी चीजें हमने ऐसे कंसीडर कर ली, थ्योरी में नहीं, डायग्राम में समझ ली क्या क्या लेना है। आपको इसको लिखना भी पेपर में, थ्योरी में आता तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट यही, चलो हम दोनों कंडीशन को यूज करने वाले हैं, टेम्परेचर वाले को भी प्रेशर वाले को भी। तो पहले मेरे गैस का प्रेशर पता होना चाहिए। तो फॉर गैस ए यही लिख लेते हैं, P1 कितना होता था 1/3। बताओ, जब आप M और N में बात करें तो फॉर्मूला भी किस में लिखना आपको, तो M1 N1। स्पीड, पहले वाले की जो स्पीड है वो कितनी मान ली, C1 रूट मीन स्क्वायर और दूसरे की C2। इधर C2 स्क्वायर, क्या दोनों बराबर हैं, क्या दिया, प्रेशर क्या लेना है सेम दोनों गैसेज का, तो P1 किसके बराबर रखोगे, तो रिजल्ट क्या बन रहा है, M2 N2 C2 स्क्वायर। इससे ये क्या होगा कैंसल। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, M2 N2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ किस पे, काइनेटिक एनर्जी पे। किस पे आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी पे, क्योंकि टेम्परेचर से तो क्या जुड़ा है, काइनेटिक एनर्जी। तो एच यार यहीं से शुरू कर लो, टेम्परेचर इज सेम, तो काइनेटिक एनर्जी गैस 1 वाले मॉलिक्यूल की और गैस 2 वाले मॉलिक्यूल की या बी वाले मॉलिक्यूल की क्या रहेगी, सेम। अब एक सिंगल मॉलिक्यूल की पढ़ रहे हैं, यहां पे भी सिंगल का ही पढ़ा ना, तो कितना आएगा, हाफ M1 C1 स्क्वायर, और ये कितना आ गया, क्या इससे ये कट गया, ये इक्वेशन नंबर क्या बच गई, M1 C1 स्क्वायर बाई M2 इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ बेटा। काइनेटिक एनर्जी आप 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर होती थी। क्लियर हो गया। अब क्या करो, डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन नंबर 2। क्या आ रहा था, M1 N1 C1 स्क्वायर M2 M1 C1 स्क्वायर M2 क्या बच गया, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम नहीं आ गए, तो यही तो हमने प्रूव करना था, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैंस प्रूव्ड। तो कुछ ज्यादा मुश्किल लगा आपको, दो कंडीशन से शुरू करना है, एक तो प्रेशर वाली से और एक टेम्परेचर वाली से। तो प्रेशर वाली से प्रेशर का फॉर्मूला लिख के बराबर रख दो, टेम्परेचर वाली से काइनेटिक एनर्जी का। कोई डाउट हो तो बता सकते हो। क्लियर है, ठीक है।
आगे चलते हैं भाई। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पहले डिफ्यूजन का मतलब समझते हैं कि जो गैस का डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है। किसी बच्चे ने प्रैक्टिकल लाइफ में वर्ड सुना है या इसका कोई एग्जाम्पल देखा हो? नहीं देखा? एक तो प्राकृतिक है भाई और एक है नॉर्मल। बताओ दोनों, चलो पहले नॉर्मल वाला देख लेते हैं या प्राकृतिक वाला देखोगे। मान लिया सुबह कोई खाना खा के नहीं आया, खा के आया तो पराठे खा के आ गया है। तो दो तरह के नेचर के बच्चे होते हैं, एक तो धीरे धीरे कि किसी दूसरे को पता ना चले थोड़ी थोड़ी गैस डिफ्यूज करते हैं, ठीक है। और एक होता है भाई बिंदास, जो नेचुरल है वो नेचुरल है, एकदम से गैस का पूरा टोटल डिफ्यूजन। देखा होगा। तो गैस यही होता है डिफ्यूजन। थोड़ा सा और दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। अगर एकदम से किसी छोटे सिलेंडर से या किसी चीज से हवा है, हवा मान लो, गैस को तो छोड़ देना, कहीं तुम सिलेंडर के साथ एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ और पता चला हम तो थे ही, साथ में घर वालों को भी ले उड़े। छत पता चलेगा उस मकान की छत थी, होगी नहीं थी, तो ऐसा काम मत करना। एक बैलून में एयर फिल करते हैं तो आप उसके थ्रेड को जो गांठ लगाते हैं उसको एकदम से खोल दो तो उसके अंदर गैस क्या हो गई, बाहर निकले, वो क्या है, डिफ्यूजन। गैस के सिलेंडर से भी डिफ्यूजन होता है। तो कहने का मतलब डिफ्यूजन समझ आ गया, क्या होगा, क्लियर है। अब ये लॉ क्या कहता है कि जो डिफ्यूजन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। दो सिलेंडर हैं, एक में ज्यादा प्रेशर से गैस भरी हुई है, एक में कम प्रेशर से गैस भरी हुई है, किस में डिफ्यूजन ज्यादा होगा? क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इतना कैसे हो सकता है गलत? बोलो। और अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा? डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम, तो उसमें कैसे होगा, क्यों होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो? डेंसिटी ज़्यादा होगी, डिफ्यूजन कम, क्यों? चलो धीरे धीरे इनका आंसर मिल जाएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन समझ आ गया। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ डिफ्यूजन, यहां पे रेट की बात कर रहे हैं तो उसको मार से लिख रहे हैं, ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to square root of
डेंसिटी ऑफ ए गैस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, गैस की डेंसिटी के इनवर्स लेके उसके स्क्वायर रूट के। क्लियर हुआ? तो मैं दो गैस मान लेता हूं, गैस ए एंड गैस बी। बात किसकी हो रही है, डेंसिटी की। तो डेंसिटी है तो प्रेशर की रिलेशन चाहिए हमें। डायग्राम दोबारा बना लेंगे। तो गैस ए का प्रेशर कितना होगा, डेंसिटी की टर्म में चलेंगे हम, कितना होता था 1/3 रो C1 स्क्वायर। दूसरे का डेंसिटी भी तो अलग होगी इनकी, रो 1 और रो 2। तो यहाँ पे P1 P2 भी अलग हो जाएगा और ये भी अलग होंगे। फर्स्ट और सेकेंड ही रख लो इसको, ए बी गैस 1 गैस 2। तो क्या करो सीधा सा, डिफ्यूजन जब आप चेक करो, दो का कंपेयर करते हैं, जब भी दो गैसेस का आप डिफ्यूजन चेक करोगे तो उनको प्रेशर सेम रख लेना। पहले प्रेशर सेम रखना, डेंसिटी अलग अलग होगी। तो यानी कि कांस्टेंट रेट पे बोल सकते हो या इक्विलिब्रियम वाली जो कंडीशन होती है उस स्टेज को बोल सकते हो। तो यहाँ पे P1 किसके बराबर, P2 के बराबर। तो 1/3 रो C1 स्क्वायर किसके इक्वल, इससे ये कैंसिल, इससे ये क्या आ गया, कैंसिल। निकाल क्या रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन। मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा अगर चाहो तो चेंज कर लेते हैं। चेंज क्यों करते हैं, पहले मैं निकालना क्या है अब किसी गैस में रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करेगा, उसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर दो गैस है तो एक गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड कम है, एक गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा है। तो इस रूम के अंदर दो गैस भरी हुई है, तो जैसे मैं गेट ओपन करूंगा तो जिसकी मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा होगी वो मॉलिक्यूल जल्दी भाग जाएंगे, उसका डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा। और जिसकी कम है उसमें क्या हो जाएगा, कम। चीज समझ रहे हो, बोलो ऐसे ही करें या चेंज करवा के कराऊं। देखो कंसेप्ट वाइज चलोगे और बढ़िया रहेगा। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट क्या करना है, यहां से करना एज रेट ऑफ डिफ्यूजन R is directly proportional RMS स्पीड ऑफ ए मोलिक्यूल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, C के। तो यहां से आपकी पहली इक्वेशन ये आएगी तो R1 किसके डायरेक्टली और R2 C2 के। आपको निकालना क्या है, तो C1/C2 के रेशियो। क्लियर हो गया? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखना। अब देखना आपका टॉपिक कितना आसान हो जाएगा। अब क्या बेटा, कहाँ, ठीक है, तो R1 डायरेक्टली है इसके। अब यहां से शुरू करना। अब आपका काम क्या है, C1 और C2 की वैल्यू निकालना। अब आप सोचोगे कि अब हमें C1 चाहिए और C2 चाहिए, तो अब इजी रहेगा। P1 कितना हो जाएगा, 1/3 रो 1
C1 स्क्वायर और P2 कितना, ये हो गया। तो यहां से अब हमें क्या चाहिए, C1 बाई C2। तो पहले ये आएगा किसके इक्वल, रो 2 बाई रो 1। तो यहां से अगेन C1 बाई C2 की वैल्यू कितनी आई, रूट नहीं हो गया। इक्वेशन 2 को फर्स्ट में यूज कर दो, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो वैसे मत करना, कंफ्यूज हो गए, ये काफी इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो R1 बाई R2 C1 बाई C2 के था, और C1 बाई C2 किसके बराबर है, इसको भी बॉक्स में बंद कर लेना। ये देखो ऊपर 1 है, नीचे क्या है 1, यहाँ 2 है, यहाँ 2, ये रेसिप्रोकल में नहीं होता ऐसा। तो यहां से क्या निकल के आया, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके डायरेक्टली है, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ रो, या इनवर्सली बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ रो के इक्वल। यही तो हमने पढ़ा था स्टेटमेंट में, क्या पढ़ा था, यही बता रहा है स्टेटमेंट में। तो आप क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट, सॉरी। तीसरा आ जाते हैं बेटा, जो नेक्स्ट और लास्ट है, डोल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो इसमें नाम से ही आपको पता चल जाएगा पार्शियल प्रेशर का कहीं ना कहीं जिक्र है। मान लिया हमारे पास कई गैसेज हैं, ए जिसका प्रेशर P1 है, बी वाली गैस का प्रेशर P2 है, सी वाली गैस का प्रेशर P3 है, डी वाली गैस का प्रेशर P4 है। ठीक है, सर्कल्स में आप बराबर ले लेना। अब इन चारों गैसेज को कंबाइन करवा दिया और इतनी वॉल्यूम में भर दिया, ए बी सी और डी। तो क्या कहता है, जो टोटल प्रेशर आएगा गैस का वो सब के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर आ जाएगा। तो डेफिनेशन कर लोगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल प्रेशर किसकी वजह से, ड्यू टू नंबर ऑफ, और ये गैसेस कैसे होंगे, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, केमिकली रिएक्ट नहीं होनी चाहिए, ड्यू टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेज। इज इक्वल टू सम ऑफ partial pressure of all the gases exerted individually। क्या होना चाहिए वो, individually in same volume। आगे आप लिख दोगे इट इज शोन एज,
कैपिटल P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn रहेगा, या स्मॉल p भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी आपको देखने को मिले। चलो आगे, अब इसका प्रूफ देखेंगे हम। फटाफट से प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट को हटा दूं, ये गैस कंसीडर करी, एक का मास m1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1, स्पीड c1, m2 n2 c2, कैपिटल कितना ले लो, टोटल मास कैपिटल n1 और ये m2, ऐसे चलते चले जाओगे सभी गैसेस का। तो मैंने सभी गैसेस ली और टोटल कर लेता हूं। यहां पे मैं प्रूव करूंगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn को टोटल P के बराबर। तो दिस Pn 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर 1/3 n2 c2 स्क्वायर प्लस 1/3 mn ठीक होगा। चलें आगे। अब गैस का टेम्परेचर सभी का सेम लेना है, जो कंडीशन रखनी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रखना है, सेम। गैस इज सेम, टेम्परेचर सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी। तो इस रिजल्ट को ध्यान से देखना, 1/2 m1 c1 स्क्वायर किसके इक्वल, बराबर चली जाएगी। क्या मैं सभी को ऐसा बोल सकता हूं, 1/2 m बराबर है तो बोल सकते हैं, इससे ये कैंसिल आउट। तो क्या बच गया, m1 c1 स्क्वायर mn cn स्क्वायर सारे किसके बराबर, mc स्क्वायर के बराबर। पुट कर दो भाई इस इक्वेशन में। क्या करें, सभी को पुट करो, कितना आएगा, P1 P2 अप टू Pn किसके इक्वल आएगा, बताओ। ये सभी किसके बराबर आ रहे हैं, तो 1/3 m c स्क्वायर चलते रहेंगे। ये आ गया, कोई डाउट, बट क्या सारे के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिला के टोटल मॉलिक्यूल्स के बराबर नहीं आ जाता, यस और नो। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर आ गया, n के। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया हमारा, इसकी जगह क्या रख दोगे आप पे, n, तो m n c स्क्वायर क्या आ गया, m n c स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बता दो अभी भी।
क्या है? टोटल प्रेशर के बराबर नहीं था? किसके बराबर था ये? टोटल, ये कुछ और भी छूट गया फिर हमने लिखने में, बिल्कुल छूट गया। mnc स्क्वायर में लिखते थे तो यहाँ v भी तो आता था, रो सी स्क्वायर लिखते थे तो यहाँ पे आपको कहाँ क्या चलाना है? v आपका साथ साथ चलेगा। तो 1/3 कैपिटल m बाई वी स्क्वायर, ये किसके बराबर? टोटल प्रेशर के बराबर। प्रूव हो गया? कोई डाउट हो तो बताओ। 2 मिनट का गैप ले लो, फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब अगला देखो बेटा, मैंने 3 वर्ड लिखे हैं, MPS, MS और RMS। ये 3 टाइप की स्पीड है और ये तीनों टाइप के मैंने शॉर्ट एब्रेविएशन लिख दी। एब्रीविएशन लिखते हो ना। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला कौन सा आता है? अगर इन तीनों नंबरों को देखने के लिए बोला जाए तो पहले M आएगा, पहला अक्षर, फिर PS में से कौन सा आता है? P, तो ये हो गया। तो फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। तो हम 3 टाइप की स्पीड पढ़ते हैं। MPS का मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इससे भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया, इन स्पीड का रेशियो पूछ लेता है, इन स्पीड्स का रेशियो पूछ लेगा और हम गड़बड़ कर देते हैं। हो सकता है किसी को आगे पीछे लिख के दे दे तो रेशियो भी आगे पीछे हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक रहेगी आपकी याद करने के लिए। दूसरा लेंगे हम M फॉर मीन स्पीड, S फॉर स्पीड हो जाएगा MS। और तीसरी रहेगी R रूट मीन स्क्वायर, या इसको RMS ऐसे लिख लो, पूरा स्पीड को भी एक्सप्लेन कर रहे हो तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, RMS। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक। इसको याद करने के लिए मैं ये पढ़ क्यों रहे हैं? पहली बात तो ये, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी की स्पीड एक जैसी नहीं होती, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। क्लियर है? अब इसको रिलेट करके पढ़ेंगे। एक बारी मैं पहले ग्राफ बनाऊंगा फिर उसको लिखेंगे। पहले आपको ग्राफ पे ध्यान करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो स्पीड रेंज में होंगे और यहां स्पीड, इसको रिलेट करते हैं इस ग्राफ को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड यहां आएंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड। क्लास में जैसे 100 मार्क्स का पेपर होता है तो क्या सभी के सेम होते हैं? किसी के कम मार्क्स आते हैं, किसी के ज्यादा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी स्पीड किसी की कम, किसी की ज्यादा रहने वाली। अब क्लास में बच्चे फेल भी होते हैं, क्लास में टॉप भी करता है। पर अगर मैं, और कुछ क्या रहते हैं मीडियम रेंज में। अब मैं ये कहूँ मैंने 3 रेंज डिवाइड कर दी, एक तो फेल वाली, एक मीडियम की और एक टॉप की। सबसे ज्यादा किस रेंज में मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है? मीडियम रेंज में। तो सेम यहाँ पे मॉलिक्यूल की जो सबसे ज्यादा स्पीड है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से चल रहे होंगे? मीडियम स्पीड से चल रहे होंगे। तो इनका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे आता है। देखो ध्यान से, इधर वाले रीजन और बाद वाले रीजन को मैंने लंबा कर दिया थोड़ा सा, कि जो मैक्सिमम है इनफाइनाइट स्पीड, वहां पे नंबर कम होता जा रहा है।
तो इस वाले में भी कैसा ग्राफ आएगा आपका, ऐसा चलता थोड़ा इसके नीचे। क्लियर हो गया, बोलो। ठीक है, तो ये स्पीड जीरो कितनों की है, जीरो की। 10 की बात करें तो ये थोड़े मॉलिक्यूल हैं। मीडियम की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा आ रहे हैं। हाईएस्ट की बात करें फिर क्या है, 100 के आसपास। देखो ये बहुत कम स्टूडेंट होते हैं क्लास में, क्लियर है ना। जैसे जैसे 100 के पास जाते जाओगे कम होते चले जाएंगे। कोई डाउट? तो पहले डेफिनेशन बन गई, स्पीड possessed by मैक्सिमम फ्रैक्शन, जो किसकी हो, ज्यादातर हिस्से की। फ्रैक्शन ही तो हो गए, यस और नो। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो और अच्छे से अगर किसी को दूसरा एग्जाम्पल चाहे तो ऐसे ले सकते हैं। अगर कोई स्पीड है 2 3 5 5 5 7 6 1 5 3 और 1 की 9 है, 10 बच्चों की या 10 पार्टिकल्स की स्पीड है। सबसे ज्यादा कितने की है? देखो मैंने ये कहा सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, 9 वाले की। पर मैं कहूं सबसे ज्यादा पार्टिकल कितने हैं जिनकी स्पीड एक जैसी है, मतलब सबसे ज्यादा कौन से हिस्से में है, इसमें। तो मोस्ट प्रोबेबल क्या होती है, यहाँ पे 4 ऐसे हैं जिनकी स्पीड, जरूरी नहीं है मोस्ट प्रोबेबल मैक्सिमम। मोस्ट प्रोबेबल कभी मैक्सिमम को रिप्रेजेंट नहीं करती। मोस्ट प्रोबेबल होती है जो सबसे ज्यादा हिस्से की हो, मैक्सिमम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे लिख लेना, इट डज नॉट रिप्रेजेंट मैक्सिमम स्पीड। तो समझ आ गया, रिप्रेजेंट मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड कितनी है, और ये वाली क्या 5 मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है, यस और नो? ठीक है, तो अब ग्राफ को हटा देना चाहिए, ग्राफ का काम खत्म हो गया। एवरेज स्पीड आपने पढ़ रखी है भाई, मॉलिक्यूल्स की हमने इंडिविजुअल स्पीड ले ली C1 C2 C3। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी को ऐड करो और उसके नंबर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ हम एक चीज कंसीडर करेंगे, लेट C1 C2 C3 आर स्पीड्स, इस तरीके से डॉट 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 वेरियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसका दूसरा नाम क्या है कि एवरेज स्पीड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा, इट इज द एवरेज ऑफ किसका, स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, मीन की ले रहे हैं ना, इसको Vm से लिख सकते हैं, या कहीं पे V मीन से लिखा जा सकता है, या कहीं पे V एवरेज से लिखा मिला हो सकता है। तो तीनों का क्या बनेगा, C1 C2 C3 प्लस Cn डिवाइडेड बाई n। कर लोगे? ठीक है ना। तीसरा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, नाम से ही पता चल रहा है जब भी ऐसा वर्ड आ जाए ना, रूट भी आ गया,
मीन भी आ गया, स्क्वायर भी आ गया। तो पीछे से ऑपरेशन लगाना होता है। किसका है ये? स्पीड का। रूट मीन स्क्वायर करना है तो इधर से ऑपरेशन लगाओ। स्पीड का पहले स्क्वायर लो, फिर मीन लो, फिर क्या लो? रूट। ये और भी जगह केमिस्ट्री में इस तरीके का कंसेप्ट काम आएगा। कई बार ये और भी नाम मुझे ध्यान नहीं यार, एक से ज्यादा ऑपरेशन हो जाते हैं, तो पीछे से स्टार्ट करना है। यानी उस वर्ड के जस्ट बाद वाला पहले, वर्ड के जस्ट साथ वाला, तो पहले क्या करना है? स्पीड्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करो? उनका मीन। तो मीन लेने के लिए क्या करते हैं? जोड़ के n से डिवाइड, फिर क्या लो? उसका रूट। तो ये आपकी क्या आ गई? v RMS स्पीड। डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द, रटना नहीं है, यहीं से शुरू कर दो, ऐसे डेफिनेशन बन जाएगी। कैसे लिखा जाए? डेफिनेशन के लिए इधर से लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ किसका? स्क्वायर्स ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ किसका? मीन की जगह कंफ्यूजन लग रहा हो तो मीन या एवरेज, किसका? एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो जाएगी? ये उसका बन गया डेफिनेशन वाला फॉर्मूला। अब आपको एक फॉर्मूला याद करना है इनका रिलेशन वाला, वो मैं पहले नीचे वाला लिखवाऊंगा, फिर यहां पे लिख लेना आप। पहले क्या पढ़ा हमने? देखो, अगर बिना देखे मैं सोच रहा हूं मोस्ट प्रोबेबल, दूसरा मीन स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पूरा बोलना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड MPS, फिर मीन स्पीड MS, और फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। एवरेज वर्ड को काट दियो, अगर एवरेज में गए तो कंफ्यूजन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर खत्म हो जाएगा। आपको ध्यान रखना 2 के पहले वर्ड में M आ रहा था, ठीक है, बिल्कुल ट्रिक से ही, नहीं तो ये ऐसे कंफ्यूज करेंगे। तुमने पढ़ा भी होगा एग्जाम में, अगर बिना पढ़ी हुई चीज आ जाए वो गलत हो जाए उसमें दुख नहीं होता, और जो पढ़ रखी हो और वो गलत हो जाए वो बहुत ज्यादा नुकसान देती है। तो V मोस्ट प्रोबेबल, फिर V क्या पढ़ा? दूसरा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लिखो MPS, फिर मीन स्पीड, और फिर स्क्वायर स्पीड, पूरा लगा दो RMS स्पीड, ठीक है। तो यहां रेशियो आता है √2 √8/π एंड √3। मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है। अगर इसमें कंफ्यूज हो ना, 8/π की वैल्यू निकालना एक बारी, 8/3.14, तो कितनी आएगी? करीब 2 से प्लस आएगी, ठीक है। तो इसलिए बीच में रखा गया है, √2 से लेके √3 तक की, 2 फिर 2 से बड़ी, 2 से, तो कंफ्यूज होना नहीं। यहाँ पे भी ट्रिक बता दी है मैंने, अगर गड़बड़ा जाओ तो 2 से चल के आगे छोटे से बड़े तक का ऑर्डर चलना। आगे चले तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है, ये तो ऑर्डर आया है, रेशियो आया है, उसमें लिखा जाता है 2 kBT/m, kBT/m। इस फैक्टर को आप याद रखो। यहां पे क्या बनेगा? MS में 8/π kBT/m, कर लोगे याद। और यहाँ पे VRMSS में 3 kBT/m। तो अब कोई डाउट नहीं रहने वाला, कर लोगे।
तो ये थे बेटा हमारी 3 टाइप की स्पीड्स। इसमें आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकता है डेफिनेशन, रिजल्ट और ये। तो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कल वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके IIT नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी 11th में है, मैथ्स से नहीं पढ़ तो रहे हैं, बट जेन्युइन तरीके से पढ़ना है कि एग्जाम में आए तो हम निकाल पाए फटाक से। कुछ टॉपिक तो सेलेक्टेड ऐसे हो कि वहां से क्वेश्चन सीधे निकले। बच्चों की रैंक क्यों नहीं आती? नेगेटिव में नंबर चले जाते हैं। चाहे 10 टॉपिक पढ़ो, 10 ऐसे सेलेक्टेड हो कि उसमें से क्वेश्चन अच्छे बने। पूरे क्वेश्चन नहीं बन रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़ो उतना अच्छे से। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।